नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। इसका अभ्यास क्रमांक है 1। 3 भाग दिए गए हैं इसमें। पहला भाग कहते हैं कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आप किसी आवेश का विद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट रखे पदार्थ के गुरुत्व प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधन के द्वारा कर सकते हैं? तो देखिए, एक बात है, जैसे सपोज एक ये आवेश है और हमें इसके पास में एक आवेश और रखा हुआ है। तो दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि यहाँ ये दोनों आवेश धनावेश हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात पहले आवेश का प्रभाव दूसरे वाले आवेश पर पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मानिए कि हमें इस आवेश को इस आवेश के प्रभाव से बचाना है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक तरीका है कि हम इस आवेश को किसी खोखले चालक के अंदर रखते हैं। ये खोखला चालक है। जब आप इसके अंदर रख देंगे तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो इस पर बाह्य किसी भी आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि क्या ये संभव है कि जैसे एक पिंड ये रखा हुआ है और एक पिंड ये रखा हुआ है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो क्या हम इस पिंड को इसके गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर सकते हैं क्या? कि जैसे स्थिर विद्युत के अंदर किया था कि उसे हमने खोखले चालक के अंदर रख दिया, यहाँ पर हम कोई खोखली खोल के अंदर इस पदार्थ को रख दें ताकि इसको इसके गुरुत्वीय प्रभाव से बचाया जा सके। तो ये ऐसा संभव नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि जहां आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि आपने इसको खोल के अंदर भी रख दिया तो खोल के अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो गुरुत्वीय तीव्रता है वो 0 नहीं है। जैसे विद्युत के कारण से तीव्रता 0 है, यहाँ तीव्रता का मान 0 नहीं है। अर्थात इस द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र इस खोखले गोले के अंदर भी विद्यमान है। तो जब विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, तो जब गुरुत्वीय क्षेत्र विद्यमान है, तो उस स्थिति में इस पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो अर्थात हम किसी भी प्रकार से अन्य साधन से ये कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा बी पार्ट है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठकर कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता है। ये सही है कि अगर उपग्रह की बात करें हम, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वहां जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उस पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि वो भारहीनता की स्थिति में होते हैं और तैरते रहते हैं। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा है, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकते हैं? तो हाँ, यदि जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन, वो आकार में बहुत बड़ा है और उसके बड़े आकार के कारण से वहां पर अपना गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो फिर उस बल का संसूचन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि बहुत बड़े आकार के अंतरिक्ष स्टेशन की हम अवधारणा लेते हैं, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय बल का संसूचन किया जा सकता है। और पार्ट सी है, यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्व बल से करें, तो आप यह पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। तथापि चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। क्यों? देखिए, सूर्य द्रव्यमान में बहुत भारी है, इस कारण से उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है या उसका जो गुरुत्वीय प्रभाव है पृथ्वी पर, वो ज्यादा है चंद्रमा की तुलना में। चूंकि चंद्रमा पास है, फिर भी सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। अब यदि हम यही बात करें
ज्वारीय प्रभाव के मामले में, तो गुरुत्वाकर्षण के मामले में हमने बात किया था। और एक बात यहाँ पर और उल्लेखनीय है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी पर इस प्रकार से निर्भर करता है। ज्वारीय प्रभाव या टाइडल इफेक्ट जो होता है उसमें जो बल लगता है वो बल दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r³ के ऊपर निर्भर करता है। तो इस कारण से चंद्रमा के कारण जो ज्वारीय प्रभाव है वह अधिक हो जाता है, क्योंकि सूर्य की दूरी ज्यादा है और उसका घन करेंगे तो ये मान कम हो जाएगा। तो सूर्य का ज्वारीय प्रभाव कम है और चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव ज्यादा है। उसका मूल कारण है कि दूरी के घन पर निर्भर करता है और यहाँ पर यह दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है, इस कारण से यह संभव हुआ। तो यह अभ्यास क्रमांक 1 के हमारे उत्तर थे। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प हमें बताना है। बढ़ती तुंगता के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है ऑब्लिक घटता है। हमें दोनों में से एक का चयन करना है कि यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, तुंगता से मतलब है एल्टीट्यूड यानी कि हम कह सकते हैं कि सतह से ऊपर की ओर उठना, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। इसको इस व्यंजक के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण से 1 - 2h/r गुना होता है। तो जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे g' का मान घटेगा। कारण ये कि ये इस फैक्टर बढ़ता जाएगा तो 1 में से ये फैक्टर कम होगा, तो g' का मान कम हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। दूसरा है बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानकर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है। तो इसमें भी हम कहेंगे कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। और इसको भी इस व्यंजक के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि g' बराबर g1 - h/r, ये इसका व्यंजक है। h गहराई है तो h गहराई में जाने पर g का मान घटकर g' हो जाएगा, तो ये लगातार घटता जाएगा और जब h का मान r के बराबर होगा तो r से r कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा तो g' का मान 0 होगा। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा और जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। C गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान ऑब्लिक पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका व्यंजक है g बराबर gm/r²। r पृथ्वी की त्रिज्या है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। डी पार्ट में पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा अंतर के लिए सूत्र -gmm ब्रैकेट 1/r2 - 1/r1 सूत्र, और दूसरा है m r2 - r1 से अधिक ऑब्लिक कम यथार्थ है। तो हमें बताना है इस दोनों ही सूत्र जो हैं ये स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सूत्र ज्यादा यथार्थ है। तो यदि यहाँ देखें कि R1 दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो U1 से प्रकट कर दें उसे, तो ये होता है gmm/r1 माइनस के साथ। इसी प्रकार से R2 पर कितना होता है, तो होता है -gmm/r2। और स्थितिज ऊर्जा के अंतर की बात करना है R2 और R1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम U बराबर U2 - U1। तो U2 में से U1 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा gmm और 1/r1 - 1/r2। या बाहर अगर माइनस कॉमन ले लें तो आप -gmm 1/r2 - 1/r1 लिख सकते हैं। तो ये सूत्र ज्यादा यथार्थ है। इस सूत्र दूसरा वाला जो सूत्र है इसके अंदर हमने कुछ एजम्पशंस किए हुए हैं, यह कम ऊंचाई के लिए
लागू किया जा सकता है, परंतु यह सभी जगह पर हम उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद।